Hello students, today we are going to start with the chapter of kinship. ठीक है, तो हमने जो कल की क्लास है उसके अंदर we have already done the chapter of marriage. उसके बाद हम आज की क्लास में kinship का चैप्टर करेंगे along with the Indus Valley Civilization. ठीक है, एक बार kinship का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज और कल की क्लास में, then we are going to fall back to the चैप्टर ऑफ फैमिली, बिकॉज देयर वर सर्टन क्वेश्चंस जहां पे चेंजेस इन फैमिली की बात की जा रही थी, चेंजेस इन फैमिली किनशिप की बात की जा रही थी. सो विदाउट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द किनशिप उन चेंजेस के बारे में हम बातचीत नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, एफिशिएंट वे में. ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ किनशिप. ठीक है, यहां पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो हमारा जो आर्कियोलॉजी का पोर्शन है पेपर फर्स्ट का, दैट विल बी ओवर टुडे. फिर उसके बाद हम आर्कियोलॉजी पेपर सेकंड के ऊपर कल से मूव करेंगे और कल किनशिप और फैमिली के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे. चलिए, ठीक है, तो किनशिप के जो सवाल हैं, सबसे पहले थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पुरम किनशिप सिस्टम. ये कल की क्लास में भी हमने देखा था दैट पुरम किनशिप सिस्टम, इसका एक थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है. द थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस इज दिस कि इसको क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने यूज किया था अपनी अलायंस थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने के लिए कि किस तरीके से जो सर्कुलेटिंग कॉन्यूबियम है या फिर जो सर्कुलेटिंग मैरिजेस हैं वो बहुत बार एक तरीके की ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकती हैं. तो उसी चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए इन्होंने पुरम किनशिप को यूटिलाइज किया था. और फिर उसके बाद पुरम किनशिप सिस्टम को ही नीधम भी यूटिलाइज करते हैं, विक्टर टर्नर भी यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, दिखाने के लिए कि वहां पे किस तरीके से प्रैग्मेटिज्म भी वर्क करता है, दैट देयर आर मैरिज रूल्स बट प्रैग्मेटिज्म इज प्राइमरी नीड. ठीक है, तो दिस इज द थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पुरम किनशिप. सो दिस इज अ डेरिवेटिव क्वेश्चन. ये एक डेरिवेटिव क्वेश्चन है फ्रॉम द अलायंस थ्योरी. ठीक है, तो अलायंस थ्योरी का बिल्कुल उसी तरीके का सिंपल डेरिवेटिव सवाल यहां पे पूछा गया है. देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप. ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपसे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पूछा गया है. अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप, जब हम कल्चर का चैप्टर कर रहे थे तो वहां पे क्वेश्चन था रोल, स्टेटस एंड इंस्टीट्यूशन. वहां पे हमने अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप का एक एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से अगर आपका देवर का स्टेटस है तो एक जोकिंग रिलेशनशिप आपके मुंह से अच्छा लगेगा. अगर आपका ससुर और बहू का रिलेशनशिप है तो अवॉइडेंस जो रोल है उसके अंदर आप रहोगे और इसी तरीके से एक जो संस्थान है वो चलता है और उसी तरीके से संस्थान के रूल्स भी बनाए जाते हैं. तो अब जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि आपको इस जो पूरा का पूरा थीम है इसके अराउंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पेश करना है. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव मतलब आपको इसका दूसरा नजरिया दिखाना है कि हां ये कई ना कई जगह के ऊपर होता है. पहली बात, ये यूनिवर्सल नहीं है. दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा कंटेक्चुअल होता है. तीसरी बात, बहुत बार ये चीजें डिसएडवांटेज बहुत सारे सेक्शंस के लिए, खास करके विमेन के लिए पैदा कर देती हैं. चौथी बात, मॉडर्निटी के चलते इसमें कैसे बदलाव आए हैं. सो दीज आर द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप. इस सवाल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली पहले तो हम अवॉइडेंस और जोकिंग रिलेशनशिप को बताएंगे, दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दीज रिलेशनशिप्स. And then after that we are going to give the critical perspectives on that. दूसरा नजरिया इसका बताएंगे हम. ठीक है, देन उसके बाद अगला सवाल, critically discuss the Alfred Kroeber's contribution to the kinship studies. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने अगेन क्रिटिकल डिस्कशन ही पूछा है कि आपको एल्फ्रेड क्रोबर के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको बताना है कि उन्होंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ किनशिप दिए थे. फिर उसके बाद उन्होंने किनशिप सिस्टम को किस तरीके से बताया
किस तरीके से पहले बिल्कुल जीनोलॉजिकली किनशिप सिस्टम्स को देखा जाता था। इन्होंने हल्का सा सोशियोलॉजी का ट्विस्ट ये लोग जो है वो किस तरीके से लेके आए क्रो इंडियंस के अंदर। एंड देन फिर उसके बाद इसका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या क्रिटिकल डिस्कशन करना है, ऑब्वियसली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेविड श्नाइडर एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्निटी, और बाकी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स हैं या कॉग्निटिव थिंकर्स हैं लाइक गुडनो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके पर्सपेक्टिव से हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक चीज तय हो जाती है कि जिन चीजों के ऊपर अभी तक यूपीएससी बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछ रही थी, जैसे उन्होंने किनशिप टर्मिनोलॉजी के ऊपर बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा था, राइट अ शॉर्ट नोट और किनशिप टर्मिनोलॉजी, एंड इट वाज आस्क्ड इन 60 मार्कर, 60 मार्कर के अंदर पूछा था, बहुत पहले की बात है। तो उन सवालों को यूपीएससी लेगी और उनका एक अलग नजरिया हमें पेश करने के लिए बोला जाएगा। तो जब हम किनशिप टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते थे तो सबसे पहले हम मर्डॉक की बात करते थे, मर्डॉक के बाद हम एल्फ्रेड क्रोबर की बात किया करते थे, या फिर उसी के साथ साथ हम क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट की बात किया करते थे। उसके अंदर स्पेसिफिकली हम जो है दो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट की जो है वो बात किया करते थे। तो अब जो अगला सवाल पूछा जा रहा है, जो अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके अंदर स्पेसिफिकली एल्फ्रेड क्रोबर के बाद क्या हुआ। एल्फ्रेड क्रोबर के बाद श्नाइडर आए, उन्होंने किस तरीके से इस चीज को, ये पूरे के पूरे सिस्टम को डिसमेंटल किया। फिर उसके बाद श्नाइडर के बाद क्लासिकल जो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो आते हैं, वो किस तरीके से जो है वो इन सारे सिस्टम्स को जो है वो डिसमेंटल करते हैं एक तरीके से, और अपना जो है वो एक नया नजरिया देते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है वो यहां पे अभी बातचीत चल रही है। सिमिलरली जब हम ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन की बात करते हैं तो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे। अब जो सवाल वहां पे पूछे जा रहे हैं दैट इज द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद डिसेंट थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डिसेंट थ्योरी को किस तरीके से सब्सटेंशिएट किया गया था, या फिर किन समाजों को यूज किया गया था उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। तो स्पेसिफिकली पिछले 2-3 साल में ऐसे ट्रेंड चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद वही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, डिस्कस हाउ द रूल्स ऑफ डिसेंट कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंस इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी। अब यहां पे अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज ऑन द मैट्रिलिनियल कंफ्यूजन। ठीक है, मैट्रिलिनियल कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे हम पैट्रिलिनियलिटी की बात करते हैं तो पैट्रिलिनियलिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी भी मर्द की, और मर्द का ही रेजिडेंस रहेगा, मर्द का ही रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट रहेगा, मर्द ही फादर बनेगा, मर्द ही जो है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, सब कुछ मर्द करेगा। तो जिसकी वजह से मर्द के ऊपर ही सारा का सारा जो है वो अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटीज बहुत बार मर्द अथॉरिटी रख रहा होता है लेकिन औरत के घर में रह रहा होता है, जैसे खासीज के अंदर है। ठीक है, फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडर्निटी के चलते मर्द जो है वो ब्राइड प्राइस पे करता है और लड़की को अपने घर में ले आता है, जैसे नायर्स के अंदर अभी हम देख रहे हैं। सो देयर आर मेनी कॉन्ट्राडिक्शंस दैट आर गोइंग इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी। मर्द के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उन्हीं चीजों को यहां पे पूछा गया है। देन डिसेंट ग्रुप्स, इनके ऊपर सवाल लिखना है। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग डिसेंट ग्रुप्स को बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब यहां पे डिसेंट ग्रुप्स बनते कैसे हैं, एक जनरल फीचर्स क्या हैं डिसेंट ग्रुप्स के, वो आपको बताने हैं। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एंड देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप एज प्रपोज्ड बाय क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। तो यहां पे जो अलायंस थ्योरी है वो आपको बतानी है। ओके, तो स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उन्हीं का एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये लोग अभी पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले किनशिप से शुरू करेंगे एंड देन वी जस्ट हैव टू कवर द चालकोलिथिक और द हड़प्पन एज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए, सो द फर्स्ट इज द थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पुरम किनशिप सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पुरम किनशिप सिस्टम को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये मणिपुर के अंदर है,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और आपके पास ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंथ्रोपोलॉजिकली इस समाज को इसके अलायंस स्ट्रक्चर, मैरिज रूल्स और किनशिप टर्मिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा गया है, या फिर इसको बार बार समझने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब जो मेजर बात आती है वो ये है कि पुरम की सबसे पहले जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है, देयर इज द डिस्टिंक्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने एक डिस्टिंक्शन कर रखी है कि किसके साथ वो लोग शादी कर सकते हैं और किसके साथ वो लोग शादी नहीं कर सकते। तो उनके अंदर ज्यादातर मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस होती हैं जो कि हूबहू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के ढांचे के अंदर फिट हो जाती हैं। तो जैसे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने इंटर ग्रुप अलायंस और एक्सचेंज ऑफ विमेन के बारे में बात की थी, तो बिल्कुल वैसे ही चीजें यहां पे होती हैं। और आपके पास किनशिप सिस्टम को एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी में जिस तरीके से क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही यहां पे होता है पुरम किनशिप सिस्टम के अंदर। और इसको यूटिलाइज किया जाता है सो दैट वी आर एबल टू डिस्टिंक्ट बिटवीन द रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज सिस्टम। रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज सिस्टम कौन सा होता है कि जब आपके पास दो ग्रुप्स हैं, लेट्स से देयर आर टू ग्रुप्स ए एंड बी, ए अपनी लड़कियों को बी के पास भेज रहा है, बी अपनी लड़कियों को ए के पास भेज रहा है। दिस इज नोन एज द रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम। यहां पे अगेन सिमेट्रिकल मैरिजेस होती हैं, आपके पास जो सॉलिडारिटी बनती है दैट इज द मैकेनिकल सॉलिडारिटी। लेकिन पुरम किनशिप सिस्टम के अंदर क्या है दैट इफ देयर आर थ्री ग्रुप्स ए बी सी, ए हमेशा अपनी लड़कियों की शादी बी के साथ करेगा, बी हमेशा अपनी लड़कियों की शादी सी के साथ करेगा, सी हमेशा अपनी लड़कियों की शादी ए के साथ करेगा। एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस दैट आर हैपनिंग इन द पुरम सोसाइटी। और इसकी वजह से जो एक सॉलिडारिटी बनती है दैट इज द ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। और इन चीजों को क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, अगेन मदन ने सबसे पहले इसमें काम किया था, और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने बड़े अच्छे तरीके से उन्हीं के कामों को यूटिलाइज किया और दिखाया कि देखो जैसे जैसे मैंने थ्योराइज किया था वैसी वैसी चीजें पुरम किनशिप सिस्टम के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो पुरम किनशिप सिस्टम के अंदर देयर आर टू ग्रुप्स, वाइफ गिवर्स जिसको पू कहा जाता है और वाइफ टेकर्स जिसको तू कहा जाता है। ठीक है, तो दो अलग अलग जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, और हम बड़े अच्छे तरीके से ये देख पाते हैं कि कैसे ये जो मैरिज सिस्टम्स हैं ये सोसाइटी के ऊपर, खास करके जो सोसाइटी के बीच की जो सॉलिडारिटी होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस है पुरम किनशिप सिस्टम का वो यही है कि सबसे पहले टर्मिनोलॉजिकली लोग सॉर्ट कर लेते हैं कि किसके साथ आपकी शादी हो सकती है, किसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकती। तो ए की शादी, ए की लड़कियों की शादी किसके साथ हो सकती है, सारे के सारे जो बी के मर्द हैं दे आर ऑल मैरिजेबल, एंड ए के जो अपने मर्द हैं दे आर नॉन मैरिजेबल, और जो सी के मर्द हैं दे आर ऑल्सो नॉन मैरिजेबल। तो इनको सबको ब्रदर्स की तरह देखा जाएगा और इनको पोटेंशियल मेट्स की तरह देखा जाएगा। तो पूरी की पूरी जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो इस तरीके से डिराइव्ड होती है, बनाई गई होती है। ठीक है, और ये हूबहू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेकिन नीधम और एडमंड लीच ने इसको क्रिटिसाइज किया था। सॉरी, मैं पहले विक्टर टर्नर बोल गया था, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, इट इज एडमंड लीच। ठीक है, तो एडमंड लीच ने इसको क्रिटिसाइज किया था, वही सेम क्रिटिसिज्म जो कि हमने कल की क्लास के अंदर देखा था कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक नियम बना दिया तो हर एक मर्द या हर एक औरत, हर एक परिवार उस नियम को या फिर उस नियम की पालना करेगा, उसको फॉलो करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नियम बना दिया जाता है, रादर देन दैट सोसाइटी के अंदर बहुत सारे नियम होते हैं। अब ये सारी चीजें आपके ऊपर हैं कि आप किस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये बात है दैट देयर आर आइडल मॉडल्स। जरूरी नहीं है कि आइडल मॉडल्स जो हैं वो एक्चुअल मॉडल्स के बिल्कुल इक्वल रहें। बहुत बार एक्चुअल मॉडल्स दे आर मेड बाय द प्रैग्मेटिज्म, वो प्रैग्मेटिज्म से बनाए जाते हैं। आइडल मॉडल्स दे आर क्रिएटेड बाय रूल्स,
और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस सिर्फ और सिर्फ रूल्स को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये डिबेट है, इसको खुद पढ़ लीजिएगा कि नीधम ने स्ट्रक्चर एंड सेंटिमेंट 1962 के अंदर लिखी, जहां पे पुरम किनशिप सिस्टम को उन्होंने रीएनालाइज किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आपके पास जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्सपेक्टेशन सिस्टम्स को क्रिएट करती है। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो कोई ऑब्लिगेटरी सिस्टम्स को क्रिएट कर रही होगी, इट इज क्रिएटिंग द एक्सपेक्टेशन सिस्टम्स, बट द एक्चुअल बिहेवियर वहां पे स्ट्रेटेजिक चॉइस, जिसको प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। सिमिलरली एडमंड लीच भी इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। वो कहते हैं कि लोग रूल्स को मैनिपुलेट करते हैं सो एज टू गेन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्टेटस एंड पावर। ठीक है, नीधम अगेन द क्रिटिक ऑफ स्टडी ऑफ किनशिप 82 के अंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगेन किनशिप सिस्टम को कभी भी क्लोज्ड कोड की तरह यूज नहीं किया जा सकता। उसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, कल्चरली स्पेसिफिक नोशंस होते हैं। तो इसलिए ये जो मॉडल्स हैं अकॉर्डिंग टू डेविड श्नाइडर, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल आता है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द अवॉइडेंस एंड द जोकिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां पे आपको अवॉइडेंस और जोकिंग रिलेशनशिप के ऊपर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो क्लासिकल फ्रेमवर्क है अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप का, वो आरसी ब्राउन ने दिया। आरसी ब्राउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी 1952 के अंदर लिखते हैं। और उसके अंदर इन्होंने, अच्छा किताबों के नाम अगर लिख देते हो अच्छी बात है, किताबों के नाम अगर नहीं लिख पाते हो, याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं। हम पेपर के अंदर आपके आइडियाज को एनालाइज करते हैं, आइडियाज को देखते हैं, आपके पर्सपेक्टिव्स को देखा जाता है, आपकी समझ को देखा जाता है। और समझ को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी एक्सप्लेनेशन। तो वहां पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, डायग्राम्स को मैंने अभी इसीलिए यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है बिकॉज रिसेंटली आई हैव बीन सीइंग मेनी पेपर्स जहां पे बच्चे डायग्राम बना के मेरे सामने रखते हैं ना, तो इट क्रिएट्स अ क्लैरिटी कि हाँ भाई इनको पता था। ठीक है, तो डायग्राम्स अगर दे आर मीनिंगफुल, ऐसा नहीं है कि हर एक में अजीब सा फ्लो चार्ट बनाए जा रहे हो। डायग्राम्स इफ दे आर मीनिंगफुल तो वो क्लैरिटी को आगे ही बढ़ाते हैं। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने किनशिप बिहेवियर की जो है वो स्टडी की थी। तो वहां पे उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक फंक्शनल एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाया और कहा कि दो तरह के रोल्स होते हैं या फिर दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली के अंदर। पहला रिलेशनशिप है अवॉइडेंस रिलेशनशिप, दूसरा है जोकिंग रिलेशनशिप, काउवेड वगैरह वगैरह काफी सारे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन दो रिलेशनशिप्स के बारे में वो प्राइमरीली ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड। और वो कहते हैं कि ये दो रिलेशनशिप है, ये तकरीबन हर एक फैमिली में होंगे, यानी कि ये तकरीबन आपके पास जो है वो यूनिवर्सल रहने वाले हैं। जो आपके सीनियर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ससुर जी हो गए, एफिनेट्स हो गए, जो आपके सीनियर एफिनेट्स हो गए, उनके साथ आप एक अवॉइडेंस रिलेशनशिप रखते हो, बहू अवॉइडेंस रिलेशनशिप रखती है। और जो आपके जूनियर्स होते हैं उनके साथ जोकिंग रिलेशनशिप रखा जाता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसकी वजह से ये दोनों तरह के जो रोल्स हैं दे आर यूनिवर्सल, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है दैट इट इज गोइंग टू रिलीज टेंशन एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट सॉलिडारिटी। ठीक है, तो अगर ये दो रोल्स एंड रिलेशनशिप्स ना हो तो टेंशन बढ़ती चली जाएगी और जो फैमिली की फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगी, सॉलिडारिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जोकिंग एक तरफ जो इज्जत है वो अवॉइडेंस से मिलेगी, फॉर्मेलिटी जो है वो अवॉइडेंस से होती है, स्ट्रक्चराइज्ड डिस्टेंस अवॉइडेंस से क्रिएट होता है।
लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंटली कंफ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो कंफ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए एक जोकिंग रिलेशनशिप बनाया जाता है, जो कि आपके पास अगेन फैमिलियरिटी को क्रिएट करता है, टीजिंग को इनिशिएट करता है, और इस तरीके से जो ऑकवर्डनेस प्रोड्यूस होती है उसको वो रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं कि कैसे ये जो दोनों रोल्स हैं वो स्टेटस के साथ लिंक्ड होते हैं एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है फैमिली, उसके अंदर, और वो फैमिली को चलवाते हैं, वो फैमिली को फंक्शनिंग यूनिट की तरह बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, क्लासिकल फ्रेमवर्क के अंदर फंक्शनल लॉजिक क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन। जोकिंग और अवॉइडेंस रिलेशनशिप के अंदर क्या डिफरेंस है इसको भी हमने दिखा दिया। अब सिंपली हम आते हैं दैट व्हाट आर द क्रिटिकल मूव्स, आखिरकार ये फेल क्यों हो गए। पहली बात, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं बहुत बार हार्मोनाइजिंग नहीं होते, बहुत बार एक स्ट्रक्चराइज्ड डिस्टेंस के जरिए आपके ऊपर डोमिनेशन क्रिएट किया जाता है। ससुर, सास, ससुर एक स्ट्रक्चराइज तरीके से आपके ऊपर डोमिनेशन क्रिएट करते हैं। उस डोमिनेशन को सहते हुए आपके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है, और उस टेंशन को बहुत बार जो एक जोकिंग रिलेशनशिप है वो फ्री करता है, और इस तरीके से एक ओबीडियंस या फिर एक जो डोमिनेशन का रिलेशनशिप है वो कैरी फॉरवर्ड फैमिली के अंदर होता चला जाता है। तो जो अवॉइडेंस है वो बहुत बार इफेक्टिवली साइलेंस और सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन इन द डोमेस्टिक स्फीयर इसको इफेक्टिवली नॉर्मलाइज करता है कि ऐसा ही होता है। विमेन अगर लेट्स से इफ यू आर एंग्री विद मी तो क्या करोगे, मेरे थप्पड़ थोड़ी ना आके मार दोगे, आप जो है वो मुंह बना के साइड पे बैठोगे, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे। दिस इज द प्राइमरी थिंग। लेकिन इस चीज को फैमिलीज के अंदर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि आज्ञाकारी बहू है, इसलिए ये डिस्टेंस बना के बैठी हुई है। तो पहली बात ये दैट फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इट इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ द पैट्रियार्कल कंट्रोल। दूसरी बात, द कंटेक्स्ट इट मैटर्स। बहुत बार जो आपके पास ये जोकिंग रिलेशनशिप है इट बिकम्स द साइलेंस्ड टीजिंग एंड इट माइट रिजल्ट इनटू द ह्यूमिलेशन एंड हरासमेंट। और बहुत बार इस चीज को मैक्स ग्लकमैन जो है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो एक टीजिंग है या फिर साइलेंस टीजिंग होती है, ये ह्यूमिलेशन या हरासमेंट का एक तकनीकी क्या कह सकते हैं कि एक जो है वो नजरिया ले लेती है। ठीक है, तो देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन द कल्चरली सैंक्शन्ड जेस्ट एंड द एक्चुअल सेक्सुअल इंटेंडो। ठीक है, और इस वजह से बहुत बार इट माइट टर्न टू द हरासमेंट। एंड देन हिस्टोरिकल चेंजेस, माइग्रेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से, इन सब चीजों की वजह से बहुत बार जो आपके पास ये जो अफाइनल इंटरेक्शन नॉर्म्स हैं वो चेंज हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर अब देयर आर सर्टेन एडिशनल लेंसेज। पहला है ग्लकमैन का लेंस, जो कि हमने रिचुअल्स ऑफ रिबिलियन जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग द कंट्रोल्ड जोकिंग। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मैक्स ग्लकमैन इट इज नॉट ओनली इन दी फैमिली बट आपके पास बाकी सोसाइटीज के अंदर भी होता है, और इसके जरिए लोग अपने जो रोष है उसको प्रकट करते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें एक सेफ्टी वॉल्व का काम करती हैं। मैरी डगलस प्योरिटी एंड डेंजर जो कि उन्होंने 1966 के अंदर लिखी, वहां पे उन्होंने बताया दैट द जोकिंग इट अकर्स अराउंड द जोन्स ऑफ द कैटेगोरिकल एम्बिग्यूटी। कैटेगोरिकल एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि जहां पे आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। जैसे नई बहू आई है तो उसको पता नहीं है कि क्या करना है, तो जोकिंग के साथ जो एक वो टेंशन होती है, उसके दिमाग की जो टेंशन होती है, आप उसको भी रिलीव कर देते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है एक पोल्यूशन बाउंड्री वो भी बड़ी हो जाती है। पोल्यूशन बाउंड्री का मतलब क्या है कि आपको जोकिंग रिलेशनशिप के अंदर आप जो आपके दिल के अंदर बात होती है वो आप बाहर निकालते रहते हो, तो वो एक डंप की तरह काम करता है
कि आपके अंदर जितनी भी टेंशन है वो विद द हेल्प ऑफ द जोकिंग रिलेशनशिप्स और द जोकिंग बिहेवियर आप बाहर निकालते रहते हो। सिमिलरली एल्विन गॉफमैन इंटरेक्शनल रिचुअल्स 1967 के अंदर उन्होंने काम लिखा और वहां पे उन्होंने बताया दैट द अवॉइडेंस एंड द जोकिंग रिलेशनशिप्स दे आर फेस वर्क। जब हम ड्रामाटर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके अंदर हम इंटरेक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर द एक्टर्स ऑन द स्टेज, तो वहां पे अगेन हम कथक सीखते हैं या फिर जो है वो कोई भी ड्रामा चल रहा है स्टेज के ऊपर, तो वहां पे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ टीचर अगेन द फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। As a student, again the facial expressions are very important. Similarly, as a bahu, the facial expressions are very important. ठीक है। तो जो जोकिंग रिलेशनशिप्स हैं और जो अवॉइडेंस रिलेशनशिप्स हैं उनका प्राइमरी काम अकॉर्डिंग टू एल्विन गॉफमैन इट इज अबाउट दिस फेस वर्क, कि आपको जो है वो इंटरेक्शन स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनानी चाहिए। ओके, तो ये है बेसिकली। ओके, चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ, आई थिंक इट इज क्रोबर्स वर्क। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, critically discuss the Alfred or the A.L. Kroeber's contributions to the kinship studies. So Alfred Louis Kroeber, इन्होंने अगेन किनशिप स्टडीज की थी और इन्होंने जो है वो पहले किनशिप स्टडीज को किया जाता था WHR रिवर्स की जो पूरा ट्रेडिशन है उसकी वजह से, इवन जो मर्डॉक के ट्रेडिशंस है उसकी वजह से, मॉर्गन के ट्रेडिशंस की वजह से, फ्रॉम द जीनोलॉजिकल साइड। ठीक है, तो जीनोलॉजिकल मेथड बेसिकली इसी से बनता है। ठीक है, तो पहले जीनोलॉजिकल साइड से किनशिप स्टडीज की जाती थी। एल्फ्रेड क्रोबर आते हैं और एल्फ्रेड क्रोबर इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि मर्डॉक का जो काम था उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो ब्लड रिलेशनशिप्स हैं दे आर इक्वल टू दी सोशोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। क्योंकि लेट्स से मैं सामने वाले को मिलता हूं, मैं कह देता हूं भैया थोड़ा सा साइड होना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा खून का रिश्ता है उसके साथ। सो ही चूजेस द लिंग्विस्टिक कल्चरल पाथवेज। ठीक है, तो उनकी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी इट वाज द कल्चरल लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक टर्मिनोलॉजी का एनालिसिस किया और इसके जो सोशल कोरिलेट्स हैं उसका एनालिसिस इन्होंने किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मॉर्गन का जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, जो सिस्टम ऑफ कंसैंग्युनिटी जो मॉर्गन का काम था, अपना पेपर वो लिखते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हुए द क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स। वहां पे क्रोबर ने ये बताया कि ये जो जीनोलॉजिकल मेथड्स हैं ये बिल्कुल फ्लॉड हैं और आपके पास एक किन टर्म्स को आप लिंग्विस्टिक कल्चरल क्लासिफिकेशंस के जरिए आपको देखना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने 8 तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो बताए। तो ये 8 तरह के वेरिएबल्स हमने यहां पे लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी किसी का नाम रखते हैं, जब भी आप कोई किनशिप टर्मिनोलॉजी किसी को देंगे जैसे चाचा, तो आपके दिमाग के अंदर ये 8 वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं। जनरेशन का मतलब, चाचा का मतलब क्या है कि वो आपके फादर की जनरेशन का है। सेक्स ऑफ रिलेटिव, चाचा का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, वो मर्द है। फिर उसके बाद वो लीनियल है या कोलेटरल है, कोलेटरल का मतलब क्या है कि वो पापा का भाई है, आपकी लीनियज से नहीं आता है। रिलेटिव एज, आपके फादर से वो छोटा है। फिर उसके बाद एफिनिटी वर्सेस कंसैंग्युनिटी, कौन सा रिश्ता है उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, ब्रदर का मतलब क्या है कि उसका खून का रिश्ता है, ठीक है, कंसैंग्युइन रिश्ता है। स्पीकर ऑफ सेक्स, बहुत बार एक जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं वहां पे जब औरत बात करती है तो वो अलग रिश्ते से बात करती है, मर्द बात करता है तो अलग रिश्ते से बात करता है। जैसे इरोकोज इंडियंस के अंदर ही होता है या और क्रो इंडियंस के अंदर भी होता है कि
अगर चाचा के लड़के को बुलाना हो तो मर्द बुलाएगा उसको बेटा कह करके, लेकिन औरत उसको नाम से बुलाएगी। ठीक है, तो जनरली ये चीज देखी जाती है। देन उसके बाद द सेक्स ऑफ लिंकिंग रिलेटिव, कि किससे लिंक्ड है, जैसे अगेन ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ, तो वहां पे जो आपकी घर वाली है उसके साथ लिंक्ड है। देन उसके बाद द कंडीशन ऑफ लिंकिंग। कंडीशन ऑफ लिंकिंग का मतलब क्या है, अभी जिंदा है, उनकी डेथ हो चुकी है, क्या है, तो उसके साथ भी हम फिर किनशिप टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। तो 8 तरह के वेरिएबल्स के बारे में अल्फ्रेड क्रोबर बात करते हैं, और इनका मानना है कि इन 8 तरह के वेरिएबल्स के कारण ये कुछ जो किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम्स हैं वो बनते हैं, जैसे हवाई, एस्किमोस, इरोकोस, सुडानीज, ओमाहा, क्रो, द्राविडियन। ठीक है, तो मर्डॉक ने भी लगभग ऐसी ही क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ द्राविडियन में कुछ चीजों को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इनकी लेगेसी है, वो ये है कि इन्होंने ये जो कंपोनेंटल एनालिसिस है, ये जो वेरिएबल्स का एनालिसिस है, वो बहुत बखूबी किया। क्रॉस कल्चरल एनालिसिस इन्होंने बहुत बखूबी किए। पहले मर्डॉक और मॉर्गन की वजह से जो एक जीनोलॉजिकल ट्रेडिशन चलता आ रहा था, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा उनका क्रिटिसिज्म है, इट इज ओवर फॉर्मलाइजेशन एंड ओवर जनरलाइजेशन। बहुत सारे लोगों का मानना है कि किनशिप टर्मिनोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक विषय है। किनशिप टर्मिनोलॉजी कभी भी यूनिवर्सलिस्टिक नहीं हो सकती, लेकिन इन्होंने ये 8 वेरिएबल्स को दे करके किनशिप टर्मिनोलॉजी को यूनिवर्सलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा जो इनका क्रिटिसिज्म है, दैट इज ओवर फॉर्मलाइजेशन, एंड इनका जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढी गई। फिर उसके बाद जो उसके बड़ा क्रिटिक आता है वो ये है कि डेविड श्नाइडर का क्रिटिक। अगर कोई किसी को भैया बोल रहा है, कोई किसी को भाई बोल रहा है, तो डेविड श्नाइडर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीनोलॉजिकली अटैच्ड है और उसको आप इसके अंदर रखोगे। बहुत बार आप कंटेक्चुअली बोलते हो, बहुत बार आप किनशिप टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हो, लेकिन कंटेक्चुअली यूज करते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस और इस तरीके के वेरिएबल्स देना, अकॉर्डिंग टू डेविड श्नाइडर, इट इज नॉट इनफ। तो आपको कल्चरल स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तभी जाके आप उसका एक किनशिप एनालिसिस या फिर किनशिप टर्मिनोलॉजी का एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो सबसे बड़ी चीज है मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट, कि इन्होंने जीनोलॉजी से हट करके जो एक लिंग्विस्टिक सिस्टम है उसके ऊपर ये आए, कंपैरेटिव सिस्टम्स के ऊपर आए। इन्होंने कंपोनेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से किया। आगे चल के वार्ड गुडनो इसके ऊपर बात करते हैं, फ्लॉयड लॉन्सबेरी इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और ये 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास वक्त है आफ्टर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल, इनके बारे में, वार्ड गुडनो के किनशिप एनालिसिस के बारे में एंड फ्लॉयड लॉन्सबेरी के किनशिप एनालिसिस के बारे में जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएं। ठीक है, तो ये है। ओके, देन उसके बाद जो क्रिटिकल एवेल्युएशंस, ये वही है कि ओवर फॉर्मलाइजेशन है। डेविड श्नाइडर का किनशिप एनालिसिस है कि बहुत बार जो एक इन्होंने ये कर दिया कि फॉर्मलाइजेशन कर दिया कि इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, वो बिल्कुल गलत है। तो डेविड श्नाइडर ने कहा दैट जो वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके दिमाग में 2 प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, 2 चीजें हैं, एक है ब्लड और एक होती है मैरिज। वो कभी भी कोई किनशिप टर्मिनोलॉजी को लिखते हैं या फिर किनशिप टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो वो इन 2 चीजों को फंडामेंटल मानते हैं कि ये 2 चीजें तो हमेशा होंगी ही होंगी अगर किनशिप टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लिख रहे हैं। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में एक रिलेटेडनेस का कंस्ट्रक्ट आ जाता है। किसी ने आपकी बहुत मदद कर दी, तो उसके साथ मैंने पगड़ी बंटवा ली, तो वो मेरा भाई बन गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेडनेस एंड इट इज कल्चरल कंस्ट्रक्ट, इट इज कल्चरली स्पेसिफिक। बिकॉज इट इज कल्चरली स्पेसिफिक,
तो इसलिए आपके पास जो है वो ये जो फंडामेंटल और यूनिवर्सल वेरिएबल्स इन्होंने दे दिए थे, इनके जरिए ये सारी चीजें कैप्चर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलिए, सो डिस्कस हाउ द रूल्स ऑफ डिसेंट इट कॉन्ट्राडिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंस इन द मैट्रिलिनियल सोसाइटी, और आपको सूटेबल एग्जांपल्स को मेंशन करना है। ठीक है, तो अगर हम पैट्रिलिनियल सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं तो पैट्रिलिनियल सोसाइटीज के बारे में जैसे ही बात होती है हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि मर्द की सत्ता है वहां पे, और मर्द का रेजिडेंस है, मर्द का ही प्रॉपर्टी के अंदर ओनरशिप रहेगा, जो बेटा होगा उसी को इनहेरिटेंस जाएगा, बेटा अपनी बीवी लेकर के मर्द के घर में आएगा। तो दिस इज दी सिंपल पैट्रीलोकल पैट्रिलिनियल सोसाइटी। ठीक है, ज्यादातर सोसाइटीज के अंदर ऐसा ही है। तो जब हम पैट्रिलिनियल या फिर पैट्रीलोकल पैट्रियार्कल सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं तो आपको बड़ी सिंपल सी चीजें पता चल जाती हैं कि ठीक है, ये सोसाइटी ऐसे काम कर रही होगी। जैसे इंडियन कास्ट सोसाइटी, उसकी वर्किंग के बारे में हमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ही काम कर रही होगी। ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, हम ना बदले भाई साहब, हम वैसे के वैसे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके पास देयर इज द मैट्रिलिनियल सोसाइटी। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज अपने अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से काम करती हैं। अगर हम गारो खासी के पास चले जाएं तो वहां पे एक मर्द औरत के पास आ जाता है, औरत के रेजिडेंस पे रहता है, लेकिन समाज के अंदर मर्द की सुनवाई ज्यादा है। यानी कि जो सामाजिक कामकाज हैं वहां पे मर्द की सुनवाई ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है। सामाजिक कामकाज का मतलब क्या है? हल जोतना, मंडी में सब्जी को लेके जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम नायर समाज की बात करें तो नायर समाज के अंदर हमें अभी क्या मिल रहा है, अगर हम केटीएन उन्निथन वगैरह इन सब के कामों को भी पढ़े तो हमें यह दिखाई दे रहा है अभी नायर समाज के अंदर कि लड़कियां अपने जो घर थे, अपने जो वेडास हुआ करते थे या फिर जो उनके जहां पे वो पहले रहा करती थी, मां के जो घर हुआ करते थे, उनको छोड़ करके वो मूव आउट कर रही हैं, मर्द के साथ शहर में जाकर के रह रही हैं। तो यहां पे भी जो एक ट्रेडिशन था वो डिफरेंट था, रूल जो है वो डिफरेंट है, लेकिन आज बिल्कुल अलग चीजें वहां पे चल रही हैं। तो इस तरीके से जब हम मैट्रिलिनियल सोसाइटीज को देखते हैं तो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से बनी हुई हमें दिखाई देती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट देयर एग्जिस्ट समथिंग कॉल्ड मैट्रिलिनियल कंफ्यूजन। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी गई है। हाउ द रूल ऑफ डिसेंट कॉन्ट्राडिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंस, कि कई बार डिसेंट मर्द अपने साइड पे ले जाता है, लेकिन रेजिडेंस जो है वो बहुत बार औरत के साइड पे रहता है। बहुत बार जो है वो रेजिडेंस मर्द अपने साथ में ले जाता है, लेकिन डिसेंट औरत के पलड़े में पड़ जाता है। तो ऐसे मैट्रिलिनियल सोसाइटीज में खींचोतान चलती रहती है और उसको एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिसेंट क्या होता है और रेजिडेंस क्या होता है उस चीज को बताया है, एंड देन फिर उसके बाद हमने कोर कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में बात की। पहला कॉन्ट्राडिक्शन है अथॉरिटी का कॉन्ट्राडिक्शन। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज के अंदर जो मदर्स ब्रदर है यानी कि मामा है, ही टिपिकली होल्ड्स द ज्यूरल अथॉरिटी ओवर हिज सिस्टर्स चिल्ड्रन। ठीक है, वो जो है वो भांजे भांजियों के ऊपर अपनी वो उसके पास एक अच्छी खासी टिपिकल ज्यूरल अथॉरिटी होती है। ठीक है, शादी कहां पे करवानी है, प्रॉपर्टी उसको देनी है, कितना ट्रेन करके देनी है और ट्रेनिंग कैसी देनी है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मां के भाई के ऊपर रहती है। ठीक है, तो वो आसपास रहता है हमेशा, ही इज बेसिकली द सोशियोलॉजिकल फादर, लेकिन बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट है। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया।
ठीक है। सो बट इफ द हस्बैंड और द फादर इट लिव्स विद द वाइफ्स चिल्ड्रन, तो वहां पे जो है वो अगेन देयर इज अ कंपीटिंग अथॉरिटी क्लेम। ठीक है, इसी चीज को बेसिकली एंड्रयू रिचर्ड ने मैट्रिलिनियल पजल कहा था। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉपर्टी का कॉन्ट्राडिक्शन। इफ द रेजिडेंस मामा के घर में है, एनवी लोकल है, ठीक है, और कपल जो है वो मदर ब्रदर के पास रह रहा है, तो वहां पे फिर मामा जो है वो अपने भांजे को प्रॉपर्टी देगा या फिर खुद जो है वो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देगा, तो वहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है। ठीक है, सो द मैट्रिलिनियल प्रॉपर्टी स्टे टुगेदर बट द वाइफ इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओन मैट्रिलिनियल ग्रुप। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। देन उसके बाद हाउस होल्ड लेबर एंड द चाइल्ड रेयरिंग कॉन्ट्राडिक्शंस। तो जब विमेन अपने हस्बैंड के हाउस होल्ड में चली जाती है, पैट्री लोकल शिफ्ट उसके अंदर आ जाता है, तो वहां पे अगेन आपके पास जो बच्चे हैं, द प्रोडक्टिव लेबर, इट बेनिफिट्स द हस्बैंड ग्रुप नॉट द मैट्रिलिनियल यूनिट। ठीक है, तो ट्रेडिशनली मैट्रिलिनियल यूनिट को बेनिफिट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे अगेन द कॉन्ट्राडिक्शंस आर देयर। सो द सबसे बड़ा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अथॉरिटी का कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसी अथॉरिटी के कॉन्ट्राडिक्शन को देख करके एंड्रयू रिचर्ड ने मैट्रिलिनियल पजल नाम दिया था। तो चाहे सिर्फ ये एक कॉन्ट्राडिक्शन लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी का और हाउस होल्ड का, चाहे आप रहने दीजिएगा। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, इसके जो एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स हैं वो हमने यहां पे दे रखे हैं। नायर्स ऑफ केरला का एग्जाम्पल है कि नायर्स जो हैं वो अभी काफी एक रेडिकल सोल्यूशन दे रहे हैं। रेडिकल सोल्यूशन किस तरीके से दे रहे हैं कि अभी जो है वो औरत अपने तरीके से मूव हो रही है। ठीक है, गारो खासी जयंतियास जो कि मेघालय के अंदर हैं, तो अगेन वहां पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत बार जो एक प्रॉपर्टी है वो लड़की को जाएगी, लेकिन कामकार सारा जो है वो लड़का करता है। सो दीज आर दी बेसिक एथनोग्राफिक एग्जाम्पल, जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही सारी चीजें हैं जो कि हमने समझाई है। ठीक है, सो इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड वंस। ठीक है, तो यहां पे जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके पास या तो एनविकुलेट्स डेवलप हो जाते हैं कि मदर्स ब्रदर अथॉरिटी को मान लेते हैं, या फिर मैट्रीफोकल हाउस होल्ड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर विजिटिंग हस्बैंड का अरेंजमेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस अपने अपने तरीके से जो भी सोसाइटी है वो निकाल लेती है। ठीक है, सो दिस इज द मैट्रिलिनियल कंफ्यूजन। देन डिसेंट ग्रुप। ठीक है, इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा। इसमें खासियत यह है कि हमने डिसेंट ग्रुप को बताया है कि डिसेंट ग्रुप होता क्या है, एंड देन सिंपली हमने फीचर्स लिखे हैं। ठीक है, फीचर्स लिख करके हमने सारी चीजें इसमें लिख डाली कि देयर इज अ रिक्रूटमेंट रूल, कि आपके पास जो है वो कुछ डिसेंट प्रिंसिपल होता है, पैट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल, उस हिसाब से आपका डिसेंट ग्रुप के अंदर आपको रिक्रूट किया जाएगा, वो तय किया जाता है। देन उसके बाद देयर इज अ कॉर्पोरेट करेक्टर। ठीक है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अगर मारधाड़ हो जाए तो गैंग इकट्ठा हो जाएगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। देयर इज अ जूरल अथॉरिटी फंक्शन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो जाए, किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ शादी नहीं करनी है, किसकी शादी में जाना है, प्रॉपरली सब कुछ तय होता है। ठीक है, एंड देन देयर इज अ पॉलिटिकल रोल। ठीक है, किसको वोट जाएगा, किसको वोट नहीं जाएगा, किसकी अथॉरिटी मानी जाएगी, किसकी अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी, तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से तय होती हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 10 मार्कर आपसे पूछे जाते हैं तो 10 मार्कर्स के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं, इनको आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, यू हैव टू राइट देम फर्स्ट, ताकि पहले ये तय हो जाए कि डिसेंट ग्रुप होता क्या है। एक बार ये चीज तय हो जाती है कि डिसेंट ग्रुप क्या है, देन उसके बाद आप टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप को लिख सकते हैं कि लीनियज आ जाता है, क्लैन आ जाता है। लीनियज क्या है, इसको नुआर्स के अंदर किस तरीके से बताया गया है, मेयर फोर्टिस ने टेलिंसीज के अंदर किस तरीके से बताया है, इसको यहां पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्लैन क्या होता है, जहां पे स्टिपुलेटेड
एंसेस्टर होता है, ठीक है, दैट इज अ क्लैन। ठीक है, यहां पे आप कुछ भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए माइल्डर काइंड। ठीक है, तो इट विल मेक सेंस व्हेन यू हैव रिटन ऑल द थिंग्स। तो जो ऊपर वाली चीजें हैं, जो भी आपके पास ये की फीचर्स हैं, ये जब आपने ऑलरेडी सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिख दिए हैं, देन ये जो सारी की सारी चीजें हैं दे विल स्टार्ट टू मेक सेंस। ओके, तो जैसे सवाल पूछा गया है वैसे सवाल को लिखना है, आपके नोट्स को देखना हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपने अपने नोट्स में उस तरीके से लिखा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। एग्जाम में सवाल का जवाब देना है आपको। बहुत सारे बच्चे उस तरीके से लिखते हैं जैसे उनके नोट्स फॉर्मुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। देन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप एज प्रपोज्ड बाय क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ठीक है, तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस के सबसे पहले उन्होंने ये माना था कि जो किनशिप स्टडीज हैं वो डिसेंट या फिर जीनोलॉजी के लिए ना बनाई जाएं। इसके थ्रू, किनशिप स्टडीज के थ्रू हम अपने एक्सचेंज सिस्टम्स या फिर अपने कॉग्निशन के, अपने कल्चर के डीप स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले इंसिस्ट टैबू आया, एंड इंसिस्ट टैबू की वजह से जितना भी कल्चर का फाउंडेशन है या फिर जितना भी आपके पास जो मैरिज सिस्टम का फाउंडेशन है वो रखा गया। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो इंसिस्ट टैबू से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कल भी बताया कि सबसे पहली जो चीज आती है वो है इंसिस्ट टैबू। तो सबसे इंसिस्ट टैबू की वजह से यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ योर बैंड, यू आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ योर फैमिली टू मैरी समबडी। तो अब समाज के अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सवाल है कि आखिरकार किसके साथ शादी की जाए। तो इसका जवाब आता है कि आप ऐसा कीजिए दैट इफ देयर आर टू बैंड्स ए एंड बी, तो हम एक्सचेंज स्टार्ट कर देते हैं। ए की लड़कियां बी के पास चली जाएंगी, बी की लड़कियां ए के पास चली जाएंगी, और इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके की जो एक्सोगेमी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को ड्रामेटिकली क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कुछ ऐसा बताते हैं कि ए और बी दो ग्रुप्स हुआ करते थे, और आपके पास सबसे पहले उन्होंने गुड्स और सर्विसेज के अंदर एक्सचेंज स्टार्ट की। इट वॉज वेरी एडवांटेजियस, तो उन्होंने विमेन के अंदर एक्सचेंज स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो जब क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है वो ऐसी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली इट इज वेरी मच पिंचिंग फॉर द फेमिनिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने मार्कल मॉस की थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखी थी, द थ्योरी ऑफ गिफ्ट। ठीक है, उनका एक बहुत ही क्लासिक काम है इसोराई सुर ले डॉन, जो कि 1925 के अंदर पब्लिश हुआ था। इट वाज सिंपल द गिफ्ट, किताब का नाम ये अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, ये अंग्रेजी का अनुवाद है, द गिफ्ट। तो वहां पे उन्होंने ये बताया था कि सोसाइटी के अंदर जो पहले की जो और सॉलिडारिटी है या फिर जो पहले की जो समाज है उसके अंदर गिफ्ट एक्सचेंज किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गिफ्ट एक्सचेंज इट इज वेरी मच एडवांटेजेस फॉर द सोसाइटी। तो आपके पास जो है वो औरतों के अंदर भी एक्सचेंज सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, सो उन्होंने ट्रीट किया दैट द विमेन दे आर द सुप्रीम गिफ्ट, और आपके पास एक रेसिप्रोसिटी और अलायंस जो है वो शुरू हो गया। एंड इस तरीके से आपके पास जो सोशल बॉन्ड्स हैं और आपके पास जो सर्कुलेटिंग इक्विलिब्रिया है या फिर जो सर्कुलेटिंग कॉन्यूबियम है वो क्रिएट हुआ। और फिर उसके बाद वो लिखते हैं द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप के अंदर वो 3 तरह के रूल्स के बारे में बात करते हैं इन दी सिंपल सोसाइटीज, बिकॉज अगेन वो एलिमेंट्री सोसाइटीज या सिंपल सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। पहला रूल है जहां पे आपके पास देयर इज अ बाइलेटरल एक्सचेंज सिस्टम। बाइलेटरल एक्सचेंज सिस्टम या फिर बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस, वहां पे आपके पास 2 ग्रुप्स हैं ए एंड बी, दोनों के बीच में एक्सचेंज जो है वो चल रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज दोनों के बीच में एक्सचेंज चल रहा है, कोई प्रॉपरली वाइफ गिवर नहीं है, कोई प्रॉपरली वाइफ टेकर नहीं है, जैसे पुरम्स के अंदर देखा जाता है। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो पैदा होगी। ये लोग जो है वो रिलीजन को क्रिएट करेंगे और ऐसी बहुत सारी चीजों को क्रिएट करेंगे, फेस्टिवल्स को क्रिएट करेंगे, ताकि लोग मैकेनिकल तरीके से एक दूसरे के साथ आयोजित हो सकें।
ठीक है। और आपके पास जो है वो ये जैसे करेरास के अंदर है, ये जो एक्सचेंज है वो जनरेशन बाय जनरेशन चलता रहेगा। सो दिस इज द बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। देन उसके बाद दो तरीके के, ये तो है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज सिस्टम। फिर उसके बाद जो अगला एक्सचेंज सिस्टम बनता है दैट इज द जनरलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम। जनरलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम के अंदर देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम्स। जो पहला एक्सचेंज सिस्टम बनता है दैट इज द डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज। कि जब पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज होती है तो आपके पास होता क्या है कि अगर एक जनरेशन में क्लॉकवाइज एक्सचेंज चल रही है तो दूसरी जनरेशन में काउंटर क्लॉकवाइज एक्सचेंज जो है वो होना शुरू हो जाता है। अगर जनरेशन फर्स्ट के अंदर आपके पास ए टू बी से सी की तरफ जो है वो लड़कियां जा रही हैं तो अगले जनरेशन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज द सिमेट्रिकल एक्सचेंज और सिमेट्रिकल डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। देन यू हैव द डिलेड असिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल एक्सचेंज सिस्टम। सिंपल तरीके से तो असिमेट्रिकल एक्सचेंज सिस्टम इट एग्जिस्ट इन द मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज, जहां पे जैसे हमने पुरम्स के अंदर देखा था कि अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमेशा ये क्लॉकवाइज ही चलता रहेगा। ठीक है। सो देयर आर रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज सिस्टम दैट इज इन द बाइलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। देन उसके बाद जनरलाइज एक्सचेंज सिस्टम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज हो गई और मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज हो गई। ठीक है। पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इफ देयर इज क्लॉकवाइज इन वन जनरेशन इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन द अदर जनरेशन। ठीक है। मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिज के अंदर क्या है कि आपके पास एक ही तरीके से एक वाइफ गिवर बन जाएगा और एक वाइफ टेकर बन जाएगा, जैसे पुरम्स के अंदर दिखाई देता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस इसको बताते हैं। ओके। तो इसका जो एनालिसिस है वो करते हैं दैट देयर आर बाइनरी ऑपोजिशंस और डीप स्ट्रक्चर्स होती हैं, बाइनरी ऑपोजिशंस बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फादर सन। और वो कहते हैं कि आपके पास कंसेंग्युनिटी और एफिनिटी ये दो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं और इन्हीं बाइनरी ऑपोजिशन कोई भी समाज के अंदर रूल देख लीजिए, मैरिज का रूल देख लीजिए, वो इन्हीं बाइनरी ऑपोजिशंस के अराउंड बना रहेगा। ठीक है। सो दिस इज द क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंड हिज एनालिसिस ऑफ किनशिप। ठीक है जी। देन अगला टॉपिक दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बेसिकली हम पहले ये देखेंगे कि हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर 2024 में सवाल जो है वो पूछा गया था। कभी टाउनशिप प्लानिंग के ऊपर सवाल पूछा जाता है, कभी राखी गढ़ी के ऊपर सवाल पूछा जाता है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहां पे देखे हैं तो ये 3-4 इन्हीं थीम्स के ऊपर हैं। ठीक है। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर कैसा था, उसके अंदर डिफ्यूजन कैसे होता था, यानी कि मैरीटाइम ट्रेड उनका किस तरीके से चलता था, उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, टाउनशिप प्लानिंग कैसी थी, उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे वो ब्यूरोक्रेटिक थे, सेंट्रलाइज थे या फिर ज्यादा कम्युनल थे, कैसे थे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो वहां पे जनरल जो कल्चरल क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दी हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड रूट्स या फिर हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड 10 मार्कर है। 10 मार्कर में सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम ये बताएंगे कि हमें कहां से पता चलता है कि हड़प्पा के अंदर मैरीटाइम ट्रेड्स थी। तो लोथल, बालाकोट, अल्हादीनो और नागेश्वर, दीज आर द की साइट्स जहां से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पे मैरीटाइम ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता था। तो मैरीटाइम ट्रेड जो है वो कुछ इस तरीके से चलता था। सो इट इज वेरी मच बेटर कि आप ऐसी एक इंटरेक्टिव सा डायग्राम बना दीजिए। अब ड्राइंग मेरी भी बहुत ज्यादा खराब है तो ना मैं साउथ एशिया को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाया हूं, लेकिन एक बहुत सिंपल तरीके से हमने ये बता दिया कि जो हड़प्पा था वहां से एक ट्रेड होता था या फिर आपके पास लैंड रूट जो है वो लैपिस लजुली के लिए आप
ईरान और अफगानिस्तान के लिए बना हुआ था। ठीक है, सो देयर वॉज दिस लैंड रूट। ठीक है, तो ये एक लैंड रूट जो है वो बना हुआ था। देन उसके बाद लोथल जो है वो एक डॉकयार्ड हुआ करता था एंड इट वॉज द मेजर साइट। यहां से अगेन कॉटन शेल्स वगैरह वगैरह ये सब कुछ जो है वो बहरान जाया करता था। ठीक है, यहीं से जो रॉ मटेरियल है वो जो है वो अरेबियन पेनिसुला के अंदर जाया करता था और यहां से अगेन लोथल से ही मेसोपोटामिया में जो हमारा रॉ मटेरियल है वो जाया करता था। स्पेसिफिकली हम रॉ मटेरियल के अंदर ट्रेड किया करते थे। सॉरी, जो गोल्ड सिल्वर है या फिर लैपिस लुजूली है जो कि हड़प्पा से जो है वो अगेन लोथल के कनेक्शंस थे, तो ये इस तरीके से कुछ जाया करता था। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड एडवाइजेबल कि आप कुछ ऐसा जो है वो बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, तो जो ट्रेड रूट्स थे वो कुछ ऐसे दिखाई देते थे। एंड देन फिर उसके बाद जो लोथल का डॉकयार्ड था उसके बारे में लिखिए कि आपके पास एसआर राव लोथल के डॉकयार्ड को एनालाइज करते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा बहुत सिंपल सा इसका एक लेआउट स्ट्रक्चर हुआ करता था। दैट देयर वाज अ डॉकयार्ड जहां पे आपके पास एक इनलेट के थ्रू वो रिवर के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, और एक अच्छी बिटुमन की प्रूफिंग जो है वो डॉकयार्ड की हुई थी। उसी के साथ साथ एक लोडिंग एरिया हुआ करता था एंड लोडिंग एरिया के साथ ही इनकी अपनी सिमेट्री बनी हुई थी और उसी के साथ साथ उनके जो फैक्ट्री थी, खास करके जो बीड की फैक्ट्री थी वो बनी हुई थी। एंड डॉकयार्ड के इस वाली साइड में, यानी कि डॉकयार्ड के बिल्कुल ईस्ट वाली साइड में एक सिटाडेल था। सिटाडेल के बिल्कुल साथ में ही लोअर टाउन था जो कि इधर सिमेट्री और बीड फैक्ट्री के बिल्कुल साथ में लगता था। सो दिस वॉज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द लोथल डॉकयार्ड। सो लोथल वॉज अ टाउन जहां पे जो डॉकयार्ड था वो प्राइमरीली डोमिनेट कर रहा था पूरी की पूरी टाउनशिप प्लानिंग को। ठीक है, सो एविडेंस क्या है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस मैरीटाइम ट्रेड के, कि आपके पास जो बीड्स थी वो गुजरात की, वो आपके पास अफगानिस्तान वगैरह और मेसोपोटामिया वगैरह के अंदर मिली हैं। ठीक है, हड़प्पन सील्स जो हैं वो अगेन किश या फिर उर मेसोपोटामिया में मिली हैं। मेसोपोटामिया के अंदर मेलूहा का रेफरेंस आता है। सो दीज आर द बेसिक एविडेंस। देन देयर आर सर्टन पोर्ट सिटीज। सो जो हमने ऊपर पोर्ट सिटीज के बारे में बात की थी, लोथल के बाद बालाकोट थी जहां पे सिंध लगता था और यहां पे आपके पास शेल कटिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी। फिर उसके बाद अल्हादीनो जहां पे आपके पास कराची की कोस्ट थी एंड अगेन यहां पे आपके पास जो कोस्टल सेटलमेंट्स हैं वो कुछ मिली हैं। नागेश्वर गुजरात में शेल बेंगल्स बनाए जाते थे। पदरी गुजरात में लार्ज फिशिंग हुक्स जो है वो हमें मिले हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके पास देर इज बगताव, ठीक है, किम रिवर के अराउंड यहां पे आपके पास बीड्स और ब्लेड्स ये मिले हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के साथ साथ आप ये मैरीटाइम इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड नागेश्वर की कैसी थी वगैरह और एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो जो सबसे इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है दैट इज क्राफ्टमैनशिप स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। एंड देन द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी के अंदर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज द सेल में जो पब्लिकेशन हुआ शिंदे और उसकी टीम का, उसकी वजह से राखीगढ़ी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो राखीगढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन की 5 सबसे बड़ी सेटलमेंट्स में से एक है और यहां पे आपके पास जो तीनों स्टेजेस थे हड़प्पन के, अर्ली स्टेज था, मैच्योर था, फिर पोस्ट हड़प्पन स्टेज था, तीनों स्टेजेस यहां पे मिले हैं। राखी की सेटलमेंट कुछ ऐसी दिखाई देती है। सरस्वती रिवर है जो कि अभी ड्राई हो चुकी है, उसके अराउंड हमें 9 माउंड्स मिले हैं। ठीक है, देयर आर 9 माउंड स्ट्रक्चर्स।
जिसमें एक माउंड में रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर है, हैबिलेशंस मिलती हैं। तीसरा माउंड जो है वो वहां पे बर्न्ड ब्रिक वॉल से वो सराउंडेड है और माना जाता है कि यहां पे एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट्स हुआ करती थी। एंड देन देयर आर स्मॉल माउंड, जैसे क्राफ्ट एरिया अलग हुआ करता था, ग्रेनरी का एरिया अलग हुआ करता था। एक माउंड में हमें फायर एल्टार्स यानी कि आपके पास हवन कुंड मिले हैं, और एक साइट वहां पे बरियल साइट है, ठीक है, वहां पे सिमिट्रीज वगैरह काफी मिली हैं आपको, ठीक है, टाइप एच सिमिट्री वगैरह वगैरह वो सारी यहां पे है। और यहां पे जो 2 फीमेल स्केल्टन्स की बात की जाती है वो यहां पे एक्सकेवेट हुई है, ठीक है। सो दीज आर द 9 माउंट्स। और जो की आर्टिफैक्ट्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के राखी गढ़ी से मिले हैं वो ये है। पहला है सील विद द एलिगेटर सिंबल, ठीक है, जहां पे 5 हड़प्पन लेटर्स लिखे गए हैं। देन उसके बाद सिटाइट की बीड्स मिली हैं, रेड वेयर पॉटरी मिली है, फायर अल्टार्स मिले हैं, ग्रेनरीज मिली हैं जिसके 7 चैम्बर्स हैं। तो अच्छा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे हुआ करता था। उसी के साथ साथ ये जो बरियल साइट्स हैं उसका डीएनए एनालिसिस किया गया वसंत शिंदे और उसकी टीम ने, जो कि सेल की 2019 की पब्लिकेशन में छपा है। सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि इन्होंने ये डिनाई किया कि आर्यन इन्वेजन नाम की कोई चीज नहीं थी। इवन जो स्टेपी जीन्स के बारे में या फिर जो स्टेपी जीनोटाइप के बारे में हम बात करते हैं, जो कि हम ये मानते हैं कि आर्यन से आया है, वो यहां पे हमें नहीं मिला है, ठीक है। और जो 3 फाइंडिंग्स हैं जो हुई हैं वो ये हैं दैट इनका जो ओरिजिन है दैट इज प्योरली इंडिजिनस। इनकी एंसेस्ट्री कहीं पे भी स्टेपी पेस्टोरलिस्ट, जिनको आर्यंस कहा गया बाद में, वहां से नहीं आई है। अगली बात, ईरानियन फार्मर्स के साथ इनके जो लिंक्स बताए जाते थे वो यहां पे इनकी स्टडी से अगेन स्थापित नहीं हुए, लेकिन कुछ और स्टडीज इसको क्लेम कर रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद देयर इज अ बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी। जो मॉडर्न साउथ एशियंस की, खास करके जो आपके पास इंडियन साउथ इंडियंस की जो पॉपुलेशन है और जो हड़प्पन्स की पॉपुलेशन है, उसके बीच में कंटिन्यूटी यहां पे आपको मिली है। सो दीज आर द मेजर फाइंडिंग्स, ठीक है। सो ये जो है दिस इज द राखी गढ़ी। सो इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने यहां पे लिखे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क्स हुआ करते थे, सिरामिक ट्रेडिशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस थे वो बहुत अच्छे अदा हुआ करते थे, जो एडवांस्ड सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज हैं वो ये लोग फॉलो किया करते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो ट्रेड थी, वो अच्छे तरीके से रेगुलेटेड थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, और डीएनए एनालिसिस के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एनालिसिस, ठीक है, और दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस। देन डिस्कस विद एग्जांपल्स द मेगालिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया इन द आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अगर हम मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में बात करें तो मेगालिथिक कल्चर्स इंडिया के अंदर अगेन दे आर वेरी रीजनल, ठीक है, और उसी डायमेंशन को हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी एक्सप्लोर किया है। जो एक जनरल एज है मेगालिथिक की, जो कि आयरन एज के साथ एसोसिएट की जाती है, दैट इज 1500 टू 300 BC, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड रेंज, ठीक है, अगर हम जनरलाइज्ड रेंज की बात करें, ठीक है। तो अलग अलग साइट्स के अंदर अलग अलग तरह के जो मेगालिथिक बरियल्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। अगर हम डॉल्मन्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि डॉल्मन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन साइट्स के ऊपर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड डॉल्मन्स जो हैं वो दे आर डोमिनेटिंग इन ब्रह्मगिरी एंड मास्की, ठीक है। सिमिलरली जो सिस्ट बरियल्स हैं, आई बिलीव यू नो दैट व्हाट आर डॉल्मन्स। अगर नहीं भी हैं तो नीचे मैंने डायग्राम्स बनाए हैं इसी पीडीएफ के अंदर, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शंस यहां पे लिख रखे हैं, डिस्क्रिप्शंस पढ़ने की बजाय सीधा डायग्राम्स देख लीजिएगा।
डॉल्मन्स दे आर वेरी मच डोमिनेंट इन दी ब्रह्मगिरी एंड दी मास्की एरिया। जो सिस्ट बरियल्स है वो आदि चनूर के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेंट है। जो केरन सर्कल्स हैं वो विदर्भ रीजन में डोमिनेंट हैं। मनहिर्स जो हैं वो आपके पास अगेन मुद्धुमाला रीजन में काफी डोमिनेंट हैं। जो स्टोन अलाइनमेंट्स हैं वो अगेन विभूथाली जो रीजन है वहां पे कर्नाटक में अगेन दे आर क्वाइट डोमिनेंट। अर्न बरियल्स जो हैं वो अगेन आदि चनूर तमिलनाडु में काफी डोमिनेंट हैं। जो पिट सर्कल्स हैं अगेन दे आर क्वाइट डोमिनेंट इन मास्की। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास अलग अलग जो मेगालिथिक बरियल्स हैं या फिर जो मेगालिथिक टाइप्स हैं दे आर डोमिनेंट इन द डिफरेंट साइट्स। ठीक है, और आपके पास ऐसा बिकॉज एक साइट में देर आर इमेंस अमाउंट ऑफ मेगालिथिक बरियल्स, तो ऐसा नहीं दिमाग में रखना कि एक मेगालिथिक बरियल एक साइट में हो सकता है, एक साइट में बहुत सारे हो सकते हैं। तो वही ये जो डेटा है वो बताता भी है। ठीक है, सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द मेजर मेगालिथिक बरियल्स। डॉल्मन्स वो ये है कि नीचे बरियल पिट होती है और ऊपर बिल्कुल ऐसे टेबुलर शेप में कुछ स्टोन्स रखे जाते हैं। सिस्ट बरियल्स आपके पास इस तरीके से देयर इज अ पिट और पिट के ऊपर, पिट के अंदर कुछ ग्रेव गुड्स को रखा जाता है और उसके ऊपर एक स्टोन स्लैब से उसको ढक दिया जाता है। देन केरन सर्कल्स कि आपके पास ऐसे स्टोन्स को रखा जाता है एंड बीच में बरियल रखा जाता है। मनहिर्स की स्टैंडिंग स्टोन को ऐसे रखा जाता है ग्राउंड लेवल के ऊपर। अर्न बरियल्स की ऐसे एक पॉटरी का अर्न लिया जाता है। ज्यादातर ये जो है वो आपके पास जो भी पॉटरी होती है, ओचर कलर्ड पॉटरी है, रेड पॉटरी वगैरह जो भी है, उसके अंदर आप आयरन को रखते हो और आपके पास ज्यादातर जो है वो आदि चनूर वगैरह में इट इज दी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी बिकॉज वही वहां पे मौजूद थी उस वक्त। तो यहां पे जो भी आयरन है या फिर जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स हैं उनको यहां पे रखा जाता है। ठीक है, सो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज पैन इंडिया, बट पेनिसुलर इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, तो व्हीलर ने इसके अंदर एक्सकेवेशन किया था। आदि चनूर में जो एक्सकेवेशन जो अलेक्जेंडर रे ने एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत बार इनको लिविंग मेगालिथिक ट्रेडिशंस, कई ट्राइब्स को लिविंग मेगालिथिक ट्रेडिशंस भी कहा जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है हेमेंड्रॉफ का, जब वो चेंचूज के अंदर काम करते हैं। तो चेंचूज के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो मेगालिथिक प्रैक्टिसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट किया था और बताया था कि किस तरीके से जब बरियल्स किए जाते हैं तो उनके अराउंड जो एंशिएंट मेगालिथ्स हैं उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। चेंचूज किस तरीके से इस चीज को कंटिन्यूटी में रख रहे हैं। ठीक है, खासी के लोग अभी भी मनहिर्स और डॉल्मन्स को इंस्टॉल करते हैं। नागाज के अंदर अगेन मिल्स और हुटन ने, इन दोनों लोगों ने जो मेगालिथ्स की इंस्टॉल करने की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बताया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब मेगालिथ को इंस्टॉल किया जाता है उसके अराउंड फीस जो है वो की जाती हैं और जिसके पास जितने पैसे होते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा प्रेस्टीज होता है, उस हिसाब से वो अपनी प्रेस्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये सारे के सारे जो फीस वगैरह है वो करवाता है। ठीक है, सो इसका जो एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है that it demonstrates the ancestor worship, it demonstrates the आयरन एज इकोनॉमी, फॉरेस्ट को किस तरीके से उस वक्त क्लियर किया गया, वॉरफेयर नागाज के अंदर कैसे होता था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कैसे हुआ और नॉर्थ इंडिया के अंदर खास करके कैसे जनपद्स बने, साउथ इंडिया के अंदर किस तरीके से जो एक पेस्टोरलिस्ट कल्चर था उसकी कंटिन्यूटी रही है। ठीक है, सो ये बेसिकली इट इज नथिंग बट ये कल्चरल कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है। इंडिया के अंदर आयरन एज ने ऐसा नहीं किया कि इसने बिल्कुल लैंडस्केप चेंज कर दिया। जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा था एग्रीकल्चर हुआ है, जहां पे पैस्टोरलिज्म था पैस्टोरलिज्म है, जहां पे हंटिंग गैदरिंग थी हंटिंग गैदरिंग रही है, सिर्फ और ज्यादा एफिशिएंट हो गई।
सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया और ज्यादा लैंड्स को क्लेम किया। वहां पे नीचे पेस्टोरल लैंड्स को क्लेम किया गया, ऊपर एग्रेरियन लैंड्स को क्लेम किया गया। ठीक है, नागाज के अंदर थोड़ा बहुत वॉरफेयर कहते हैं कि शुरू हो गया। ठीक है, सो आयरन एज ने एक कल्चरल कंटिन्यूटी जो है वो दी थी, और यही कल्चरल कंटिन्यूटी जो मेगालिथ्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पे मेगालिथ्स को जब इंस्टॉल किया जाता है उसके नीचे हमें जो ग्रेव गुड्स हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, सो दे आर लाइक टाइम कैप्सूल्स। देन ओल्ड वाई जॉर्ज। अब ओल्ड वाई जॉर्ज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, बच्चे लिख तो देते हैं कि यहां पे हैबिलिस भी मिला है जी, जहां यहां पे ये भी मिला है वो भी मिला है। ओल्ड वाई जॉर्ज इट इज अ वेरी क्लासिकल साइट जो कि कल्चरल कंटिन्यूटी को हमें बताती है। ओल्ड वाई जॉर्ज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 6 बेड्स हैं। ठीक है, वी हैव 6 बेड्स, बेड 1, बेड 2, बेड 3, बेड 4, एंड देन यू हैव द मसीक बेड, एंड देन यू हैव द नदूतू बेड। 3 तरह के बेड्स हैं। और यहां पे जो बेड फर्स्ट है, यहां पे होमो हैबिलिस एंड पैरेंथ्रोपस बुसई, हैबिलिस जिसको जोनाथन लीकी ने हैंडीमैन का नाम दिया था उस वक्त, तो इसकी खोज की गई। पैरेंथ्रोपस बुसई, मैरी लीकी ने इसकी खोज की। दोनों ही बेड फर्स्ट के अंदर मिले हैं, दैट बिलोंग्स टू 2.0 to 1.7 मिलियन ईयर्स अगो। फिर उसके बाद आप बेड सेकंड के पास जाते हैं। बेड सेकंड में 2 तरह के टूल्स मिले हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि टूल्स का ट्रांजिशन मिला है। यहां पे आपके पास कोई खास टूल नहीं मिले। अर्लीस्ट टूल ट्रेडिशन वगैरह कहते तो हैं, लेकिन दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड टूल, इसका कोई टूल ट्रेडिशन नहीं है। ठीक है, तो कुछ हार्ड हैमर परकशन वगैरह की बात की जाती है, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ, मतलब इट इज नॉट पर्टिकुलरली कि ओल्ड वन टूल ट्रेडिशन इसको कुछ कहा जा सकता है। बेड सेकंड में होमो इरेक्टस आता है, एंड वी हैव अ प्रॉपर डेवलप्ड ओल्ड वन टूल ट्रेडिशन। एंड देन इन द लेटर बेड, जब आपके पास जो है 1.5 या 1.2 मिलियन ईयर्स अगो तक ये चलता है, तो जो अशूलियन ट्रांजिशन है या फिर अशूलियन टूल्स हैं वो अच्छे खासे यहां पे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्पेसिफिकली बेड सेकंड को अशूलियन टूल्स के साथ या फिर डेवलप्ड ओल्ड वन के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया जाता है। बेड थर्ड के अंदर अच्छे खासे अशूलियन टूल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बाईफेसेस, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। एंड देन बेड 4 में अगेन इरेक्टस ही रहता है और अच्छे खासे क्लीवर्स, हैंड एक्सेस मिलते हैं। फिर मसीक बेड की बात आती है, यहां पे आर्किक होमोसेपियंस मिलते हैं जो कि लेट अशूलियन टूल्स को यूज करते हैं। एंड देन आपके पास नदूतू बेड की बात आती है, जहां पे आपके पास जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं जो कि लार्ज कटिंग टूल्स को यूज कर रहे थे, वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांजिशन। ये जो है वो आपके पास बेड्स हैं। तो इनको बनाना, इस डायग्राम को आराम से बैठ के एनालाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दिस इज द ओल्ड वन, ओल्ड वाई जॉर्ज। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लीकी का नाम लिख देना काफी नहीं है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे पैरेंथ्रोपस बुसई, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, ये सब लोग मिले हैं। ठीक है, और इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहा गया है, या फिर ह्यूमन काइंड भी कहा गया है। मैनकाइंड ज्यादा पैट्रियार्कल हो जाता है। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस भी वैलिडेट होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी पढ़ लीजिएगा। सारी की सारी जो भी चीजें लिखी हैं दे आर पेरिफेरी। देन द नेक्स्ट वन, द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर को 2600 से लेके 1900 BC तक की जो एक पीरियड, उसका जो एक टाइम पीरियड है वो दिया गया है। हड़प्पन कल्चर्स के अंदर एक अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दी है। ठीक है, खास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। और आपके पास जो मोहनजोदड़ो का मॉडल है वो एक टिपिकल मॉडल माना गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउनशिप प्लानिंग को दिखाने के लिए, जो कि कहा जाता है कि बिल्कुल चंडीगढ़ जैसा है।
ठीक है, वैसा ही ग्रिड पैटर्न यहां पे बनाया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा और मंजोदरो को सबसे पहले उन्होंने एक्सकेवेट किया। दे वर वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट द टाउनशिप प्लानिंग एंड देन फिर वो इंडियन प्लेन्स जो हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के, वहां पे आ जाते हैं। वहां पे भी लगभग वही मोहनजोदड़ो का मॉडल कि एक सिटाडल है, एक लोअर टाउन है, वो सब चीजें फॉलो होती हैं, जिसमें लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, ये ऐसे जो सेटलमेंट्स हैं वो आते हैं। तो मोहनजोदड़ो मॉडल ऑफ हड़प्पन टाउनशिप प्लानिंग वो क्या है? वो कुछ ऐसा नजर आता है कि एक तरफ वेस्ट में सिटाडल है और दूसरी तरफ ईस्ट में लोअर टाउन है। सिटाडल को हम मानते हैं कि यहां पे ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रेट पाथ आपको यहां पे मिलेगा जिसको मैकी ने एक्सकेवेट किया था, ग्रेनरी जिसको व्हीलर ने एक्सकेवेट किया, असेंबली हॉल, सिमेट्रीज, लेबर क्वार्टर्स, प्रीस्ट किंग का एरिया, ये सारी चीजें आपको सिटाडल के अंदर मिलती हैं। फिर उसके बाद आप लोअर टाउन में आ जाते हैं। लोअर टाउन में आपको ग्रिड पैटर्न के अंदर जो स्ट्रीट्स हैं वो दिखाई देंगी, जिनको राइट एंगल के अंदर कट किया गया है, और हाउसेस एक उसका सिरा स्ट्रीट की तरफ होगा और एक सिरा दूसरे हाउसेस की तरफ होगा। ठीक है, एंड देन जो जहां पे हाउसेस हैं वहां पे आपके पास जो ड्रेन्स हैं दे आर कवर्ड, एंड जैसे जैसे आप हाउसेस के बाहर की तरफ आ जाते हो आपके पास अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। हर एक हाउस होल्ड के अंदर एक कोर्टयार्ड है, प्राइवेट वेल है, बाथरूम है, स्टेयरवेज हैं, और आपके पास उसके आसपास जो ड्रेनेज हैं दे आर कवर्ड, ताकि उनको खोल करके साफ सफाई की जा सके। ड्रेनेज सिस्टम ज्यादातर सोक्ड पिट से कनेक्टेड है। ठीक है, सोक्ड पिट जो कि आजकल भी आप विलेजेस में चले जाएंगे पंजाब हरियाणा में वहां पे मिलेगा। ठीक है, और जो स्टैंडर्डाइज बिक रेशो है दैट इज 1:2:4। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज हाउ द हड़प्पन मॉडल या फिर मोहनजोदड़ो का जो मॉडल है वो दिखाई देता है। ठीक है, उन्हीं चीजों को हमने यहां पे नीचे लिखा है। ठीक है, सो डिफेंसिव आर्किटेक्चर आपको धोलावीरा के अंदर दिखाई देता है कि जहां पे आपके पास फोर्टिफिकेशन है और सिर्फ और सिर्फ दो एंट्रेंसेस हैं। ठीक है, सुक्टा डोर के अंदर जो है वो आपको रबल एंड मड ब्रिक के जो बास्टियंस हैं वो दिखाई देंगे। बनावली के अंदर फोर्टिफिकेशन आपको दिखाई देती है। सो ऐसा नहीं है कि फोर्टिफिकेशन नहीं है, फोर्टिफिकेशन है, बट दीज थिंग्स दे आर वेरी रीजनल कह लीजिए या लोकल। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, सो मैंने एक सिंपल सा जो है चार्ट बनाया है कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, डोलावीरा, बनावाली में क्या डिफरेंस है। जस्ट इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और इसका एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? पहला एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि इसकी जो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी वो इनके अंदर हुआ करती थी, जिसकी वजह से एक मॉडल को लोगों ने फॉलो किया है। दूसरी चीज है कि ये सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, अगेन दिस हाइपोथेसिस इट इज नोन एज द प्रीस्ट किंग हाइपोथेसिस, कि जो रिलीजियस फिगर था वही प्रीस्ट हुआ करता था। इसको हमने हाइपोथाइज किया है कि वो इंसान ही जो जो एरिया उनके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आया करता था उसके अंदर वैसे सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लगाया करता था। एंड देयर वाज ए स्टैंडर्डाइज्ड वेटिंग सिस्टम, यूनिफॉर्म ब्रिक साइज। तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है दैट देयर वाज अ कल्चरल एटमॉस्फेयर, देयर वाज अ कल्चरल रेगुलेशन, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जिसको अंजाम दिए हुए था। ठीक है, सो आपके पास हाउसिंग का वेरिएशन है, कहीं बड़े घर हैं कहीं छोटे घर हैं, तो इसका मतलब यह है कि देयर वाज प्रॉपर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और उसी के साथ साथ सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा एम्फोसिस है। तो ऑब्वियसली दे नो कि जिस एरिया के अंदर ये रह रहे हैं वहां पे एरिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर मैनेजमेंट वगैरह ये लोग काफी अच्छे तरीके से ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो कवर्ड पिट्स हैं, ये सारी चीजें ये बताता है दैट दे नो अबाउट डिसीजेस एंड दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो वो सारी चीजें। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट। थैंक यू।